हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायोलॉजी। देखिए, कल जो है पीछे वाले लेक्चर में हमने आपको अलैंगिक जनन में पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। आज जो है पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है यह तो देखिए, पौधों में जो लैंगिक जनन होता है इसमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण एक जीव के द्वारा होता है या जो भिन्न भिन्न जीवों के द्वारा होता है। अगर जो होते हैं उनका विकास होता है एक जीव के द्वारा होता है तो उसे हम जो होते हैं एक ही जीव के अंदर जो होता है। अगर नर और मादा दोनों युग्मक का निर्माण होता है तो उसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। अगर नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग विकसित होते हैं तो उसे हम एक लिंगी जीव कहा जाता है। यह तो पौधों के अंदर भी नर और मादा जो होता है, मतलब हम कहें कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा जो होता है नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। यह एक ही जीवों के द्वारा विकसित हो सकते हैं या अलग अलग जीवों के द्वारा जो होता है इनका विकास होता है, उनका निर्माण होता है। और नर और मादा युग्मक जब होते हैं, जब आपस में मिलते हैं, संयोजन की क्रिया होती है तो युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है और यही युग्मनज से जो होते नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है। अब इसके बाद होता है पौधों में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, इस लैंगिक जनन की क्रिया में जो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है अगुणित जो होते हैं, अगुणित जो होता है युग्मक का निर्माण का। नर और मादा जो युग्मक बनते हैं वे अगुणित होते हैं, मतलब उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, यन होती है, अगुणित होती है, हैप्लॉइड। और जब उनमें संयोजन की क्रिया हो जाती है, जाइगोट का जब निर्माण होता है, युग्मनज का जब निर्माण होता है तो वह द्विगुणित अवस्था होती है। फिर इसके बाद उसके अंदर विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद उससे भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से होते नए जीव का विकास हो जाता है। तो पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो इसमें जो होता है लैंगिक जनन की प्रोसेस में जो होता है इसको जो होता है निम्नलिखित भागों में हम बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। पहला जो आता है युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है जब अगुणित युग्मक का जब निर्माण होता है उसको युग्मक जनन या युग्मक जनन जो होता है कहा जाता है। तो आप ये समझिए कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो होती है जो अगुणित युग्मक जो होता है, युग्मक कोशिका मतलब अगुणित युग्मक का निर्माण जो है कोशिकाओं के द्वारा होता है या कोशिकाओं में होता है, उसे युग्मक जनन की क्रिया होती है। ठीक। और ये युग्मक जनन जो होता है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। दूसरा आता है इसमें परागण की क्रिया। तो परागण का मतलब होता है, देखिए ध्यान सुनिएगा कि जो परागकोश होते हैं उन परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वह परागण। मतलब पहले युग्मक का निर्माण हुआ, युग्मक जनन की क्रिया होगी, युग्मक जनन के बाद परागण की क्रिया होगी। तो जो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वह होता है परागण कहलाता है। और जब परागण की क्रिया हो जाती है तब क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन में जो होता है नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, आपस में संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद युग्मन या जाइगोट का निर्माण होता है। और जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है इसके बाद उसके अंदर विभजन की क्रिया होती है, विखंडन की क्रिया होती है और उससे जो होते नए जीव बन जाते हैं। तो ये पौधों की बात है। अब पौधों में जो होता है पुष्पी जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो पुष्पी पौधे जो होते हैं वह देख लेंगे, जो पुष्प की जो संरचना होती है, जो आवृत बीजी पौधा होता है, हमारे आसपास जितने भी पौधे पाए जाते हैं वे सब आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनमें पुष्प का निर्माण होता है। और जो पुष्प होता है वह जो होता है तने का रूपांतरित भाग होता है। तो तना जो होता है, पुष्प जो होता है वह तने का रूपांतरित भाग होता है, या तना जब संघनित हो जाता है तो वह पुष्प का निर्माण करता है। और पुष्प जो होता है वह जनन इकाई के रूप में काम करता है। और जो प्रत्येक जो पुष्प होता है उस पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वह पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में आता है। पुष्प की संरचना, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यह जो पुष्पी पौधा होता है उसमें जो लैंगिक जनन होता है वह मतलब संरचना की दृष्टि से पुष्प जो होते हैं वो 4 प्रकार के। पहला जो होता है वह कहलाता है कैरिस का, कैरिस या इसको कहते हैं बाह्य गर्भकुंड। बाह्य गर्भकुंड जो
पत्तीनुमा एक रचना होती है जो फल के ऊपर जो है चिपकी रहती है, हरे रंग की होती है, और वह जो है फल के ऊपर पाया जाता है। तो जब फल जो होता है परिपक्व हो जाता है, तब जो होता है मतलब अंडाशय जब परिपक्व हो जाते हैं, जब फल का निर्माण हो जाता है, तो ये जो होते सूख करके गिर जाते हैं। लेकिन किसी किसी पौधों में जो होता है ये लगा रहता है। जैसे टमाटर है, टमाटर के ऊपर आप देखेंगे पत्ती की आकार की रचना होती है जो उसके ऊपर चिपकी रहती है, तो वह जो होता है बाह्यदल कुंजी कहलाता है। ये पुष्प का पहला चक्र होता है, हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, भोजन का निर्माण करता है। इसका पुष्प का जो तीसरा चक्र होता है उसको हम करोला कहते हैं, करोला कहा जाता है। और ये होता है दलकुंज कहलाता है, दलकुंज ये होते हैं दलकुंज कहलाते हैं। और ये पुष्प का जो है रंगीन भाग होता है, और पुष्प का ये दूसरा चक्र होता है, मतलब सेकेंड वन होता है। पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है वो रंगीन होता है, जिसको हम पंखुड़ियाँ कहते हैं। तो पंखुड़ियाँ क्या होती है, रंगीन होती है, और यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे परागण की क्रिया हो सके। तो परागण की क्रिया को संपन्न करने के लिए ये क्या करती हैं कि रंगीन होती है और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके बाद ये दोनों जो है ये पुष्प के क्या हो गए, सहायक अंग कहलाते हैं, सहायक अंग। और इसके बाद तीसरा आता है वो आता है उमंग। उमंग होता है या एंड्यूसियम, एंड्यूसियम। ये पुष्प का होता है वह नर जननांग कहलाता है। ये पुष्प का क्या होता है, नर जननांग का। और इसकी जो इकाई होती है वह पुंकेसर कहलाती है। यह और प्रत्येक पुंकेसर के होते दो भाग होते हैं, कम से कम होते हैं दो भाग होते हैं, इस तरह बना होता है। और ये होते हैं परागकोश कहलाते हैं, परागकोश। और ये होते हैं कुंतल, और इनको छोड़ने वाला जो भाग होता है वह यूजी का। यह देख लेंगे, ये कहने का मतलब उमंग होता है। पुष्प का जो तीसरा चक्र होता है वह पुष्प का नर जननांग कहलाता है, और इसकी जो इकाई होती है पुंकेसर कहलाती है। और प्रत्येक पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, परागकोश, योज और कुंतल। तो ये जो होता है पराग कणों के निर्माण में सहायता करता है, या पुष्प का नर जननांग जो है बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। पुष्प का जो नर जननांग होता है वह जो होता है एंड्यूसियम कहलाता है, या हम उसको हम कुमंग कहते हैं। ठीक है, और कुमंग होता है या एंड्यूसियम होता है, और यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। और इसी परागकोश के अंदर जो होते हैं वह नर युग्मक पाए जाते हैं या परागकण पाए जाते हैं। यह मतलब इसी के अंदर क्या होता है, परागकण होता है। इसके बाद चौथा जो चक्र होता है पुष्प का जो होता है वह कहलाता है जायांग, जायांग कहलाता है, या उसको कहते हैं जाइनोसियम। यह पुष्प का मादा भाग कहलाता है, ये मादा जननांग, यह पुष्प का जो है मादा जननांग कहलाता है। और इसकी जो इकाई होती है वह अंडक कहलाता है। और प्रत्येक अंडक के होते हैं तीन भाग होते हैं, देखिए इस तरह बना होगा। प्रत्येक अंडक की होते हैं वह तीन भाग होते हैं ऐसे। तो ये ऊपर का जो भाग होता है वह वर्टिका कहलाता है, वर्टिका। और ये नीचे का जो भाग होता है वह वर्टिका कहलाता है। और ये पूरी हुई जो रचना होती है इसको हम अंडाशय कहते हैं। और इसी अंडाशय के अंदर जो होता है ये क्या होता है, बीजांड होता है। ये पुष्प का जो होता है वह मादा जननांग कहलाता है, या हम किसी को स्त्री केसर कहते हैं। और इसकी इकाई अंडक होती है या पिस्टिल होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं जब पुष्प जो होते हैं मतलब इसमें जो होता है अंडक के जो है तीन भाग हो गए, वर्टिकाल, वर्टिका और अंडाशय। यहाँ तक समझ आ गया। ये पुंकेसर और स्त्री जो होते हैं यह दोनों भाग होते हैं वह जो होते हैं पुष्प का जननांग का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। ये जो होता है वह होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं, या जनन अंग कहलाते हैं, जनन अंग। ये जनन अंग कहलाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन की क्रिया।
इसमें पहला आता है परागण किसे कहते हैं। पहले आप समझ लीजिए जो पुष्प होते हैं, एक थोड़ा सा इसके पहले आप समझिए कि पुष्प जो होता है वह एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा पुष्प क्या होते हैं, अलग अलग। द्विलिंगी का मतलब होता है या उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा पुष्प एक ही में पाए जाते हैं। तो जब नर और मादा पुष्प एक ही में पाए जाएंगे तो वह उभयलिंगी पुष्प कहलाएगा, और जब दोनों अलग अलग पाए जाएंगे तो वह एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। अब इसके बाद इसमें आता है परागण की क्रिया। तो परागण अभी हमने बताया कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वह परागण कहलाती है। और परागण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है कि एक पुष्प का परागकण जब उसी जाति के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो वह स्वपरागण की क्रिया कहलाती है। एक पुष्प का परागकण जब उसी जाति के उसी पुष्प वही होगा, ठीक है, उसी पौधा भी वही होगा, तो उसी पौधे के जो होते हैं वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो वह स्वपरागण की क्रिया कहलाती है। और दूसरा आता है परपरागण। तो परपरागण का मतलब होता है एक पुष्प का परागकण जब उसी जाति के दूसरे पुष्प के या किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो उसे हम बोलते हैं परपरागण की क्रिया करते हैं। और इसके बाद दोनों होता है परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और स्वपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। एक बार फिर समझ लीजिए कि स्वपरागण का मतलब होता है कि एक पुष्प का जब परागकण उसी जाति के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो वह स्वपरागण की क्रिया कहलाती है। और स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये होता है कि स्वपरागण की क्रिया होती है। और जो मटर का पौधा होता है उसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। और स्वपरागण क्या होता है, यह सबसे आसान होता है और तथा निश्चित घटित प्रक्रिया होती है। दूसरा होता है इनके परागण के दूसरे पुष्प के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, मतलब निर्भरता इसकी नहीं रहती है। और स्वपरागण जो होता है कि इसमें जो होता है किसी साधन के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और जो स्वपरागण जो पुष्प होते हैं उसके रंग, सुगंध तथा आदि उत्पन्न करते हैं। यह मतलब इसमें जो होता है रंग है, सुगंध है, ये सब क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनको जो है करने की आवश्यकता इसमें क्या होती नहीं पड़ती। और इसका जो हानि होता है उससे उत्पन्न जो बीज होते हैं वह उत्तम श्रेणी के नहीं होते। और स्वपरागित जो पुष्प होता है, पौधा होता है, उसमें समय के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती कम होती चली जाती है, जिससे उसका उत्पन्न जो बीज होते हैं वह बहुत कमजोर होती है। और परपरागण की जो क्रिया होती है ये हमने बताया कि इसमें जो परपरागण में एक पुष्प का परागकण जो होता है, एक पुष्प का परागकण होता है जब उसी जाति के दूसरे पुष्प के, यह मतलब जो होता है एक पुष्प का परागकण जब उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे मतलब कोई अन्य पौधा है अन्य पौधों के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तब उसे जो होते हैं परपरागण की क्रिया करते हैं। और परपरागण के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और परपरागण की क्रिया के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं या बीज होते हैं वो संकर बीज कहलाते हैं, जो अच्छी नस्ल के होते हैं और उसके अंदर विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, वेरिएशन पाया जाता है, जिससे परपरागण के द्वारा उत्पन्न जो बीज होते हैं उनको हम संकर बीज कहते हैं। और ये हेल्दी पौधे होते हैं, स्वस्थ बीज होते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन देने का काम करते हैं यह, और अच्छी नस्ल के पौधे होते हैं। और इनमें जो होता है माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल, वायु, कीट आदि के माध्यमों के द्वारा इनमें परागण की क्रिया। यह आगे अगले दिन नेक्स्ट हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।